हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो हमारे बहुत सारे बब्बर शेर और शेरनियां ऐसा बोल रहे थे कि सर आपने केमिस्ट्री में 4 नंबर वाले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को तो लाया ही नहीं। तो आप सभी के कहने पर बच्चों एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। वैसे सारे टॉपिक को तो हमने देख भी रखा है क्योंकि भाई एक साल से चल के आ रहा है, यही तो चल रहा है भाई। वन शॉट में सब निपटाया, उसके बाद जितने नियम है, जितने परीक्षण है और जितने प्रयोगशाला विधियां हैं, जितने नेमिंग रिएक्शन है, सब देख रखा है। बट बच्चों कुछ ऐसे टॉपिक इस टाइम में देखना होता है जो आपके एग्जाम में भाई पूछे जाते हैं, मतलब जिनके आने के चांसेस ज्यादा हो। पूछे तो सभी जाते हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ और भी टॉपिक आपके बच गए हैं, चलिए हम देख लेते हैं। जिनमें से भाई क्या है, पहला है क्वेश्चन कि वर्नर के सिद्धांत की व्याख्या करना है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट विच यू हैव टू रिमेंबर माय डियर। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। किसी ना किसी सेट में 100% ये टपकेगा भाई। वर्नर सिद्धांत, ये उपसार संयोजन जो यौगिक वाला चैप्टर है बच्चों, इसमें एक वर्नर सिद्धांत, एक आता है आपका वीबीटी, एक वीबीटी और एक सीएफटी। ये 3 टॉपिक ना अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, और हर एक टॉपिक किसी ना किसी सेट में इधर उधर करके पूछता है, ठीक। वीबीटी यानी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरम, जिसको संयोजकता आबंध सिद्धांत कहा जाता है, और एक सीएफटी यानी जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत होता है, जिसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरम बोला जाता है, ठीक। तो ये 3 टॉपिक बहुत ही लाजवाब है और बच्चों को इसमें थोड़ा समस्या होती है। बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि सर इसको एक बार फिर से बता दीजिए। चलिए देख लेते हैं। बहुत ज्यादा ये डिफिकल्ट नहीं होता है रसगुल्लो, एकदम आसान होता है, बस इसमें थोड़ा आपको समझना पड़ेगा भाई। ध्यान से बस समझिएगा, इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। ये रटने की जरूरत नहीं है जो ये इतना लिखा है, बस इसको समझना है और अपने आप इसको छाप करके आओगे। चलिए समझते हैं कि ये जो वर्नर है भाई, ये वर्नर वैज्ञानिक का नाम है। तो वर्नर जी ने उपसार संयोजक यौगिक के स्ट्रक्चर यानी संरचना को समझने के लिए एक सिद्धांत दिया, जिसको कहा जाता है वर्नर सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने किसी उपसार संयोजक जो यौगिक होता है उसकी पूरी संरचना के बारे में बताया कि उसमें कितनी वैलेंसी होती है, संयोजकता क्या होती है, कौन सी संयोजकता कब कैसे संतुष्ट होती है, सब चीज बताया, ठीक। वही हम समझेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं। जैसे कोबाल्ट हो गया, ये एक उपसार संयोजक यौगिक ले लेते हैं भाई। CO है NH3 और उसके बाद यहां पे Cl3 ले लेते हैं। अब इसमें देखिए बच्चों, हर एक चीज आपको पता है भाई, नहीं भी पता है तो अब इतना वक्त नहीं है कि हर एक चीज को हम एकदम गहराई में जाकर बताएं। बस इतना समझिएगा कि ये जो होता है इसको केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन कहा जाता है। ये जो कोष्टक के अंदर होता है इसको अपन लिगेंड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? लिगेंड। और ये जो होता है इसको क्या है, उपसार संयोजन संख्या या समन्वयन संख्या कहा जाता है। और ये आपका क्या होता है, आयन। अगर ये ऋणायन है तो इधर वाला धनायन रहेगा, अगर पता चले भाई आगे धनायन रहेगा तो इधर वाला ऋणायन। इस तरह से होता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को, इसकी संरचना को पूरा खोल कर रख देते हैं, क्या करते हैं, इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं भाई। यहां पर क्या किया बच्चों, जैसे हमने एक मतलब ये CO भाई केंद्रीय धातु परमाणु है, तो केंद्रीय धातु ये केंद्र में ही रहेगा। अब उसके बाद करते क्या है, जैसे भाई NH3 इसके साथ ये 6 देखिए बना रहा है भाई, ये 6 बंध के साथ इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां पर करते क्या है, जैसे हमने क्या NH3 इसकी स्ट्रक्चर को पहले बना लेते हैं, ठीक है। बस आपको समझना है अच्छे से, बस रटना नहीं बच्चों। फिर से बोल देते हैं कि भाई रट करके जाओगे तो माइंड में वैसे भी नहीं रहेगा, उतर जाएगा। इसलिए इसको अच्छे से थोड़ा समझना है, ठीक है ना, समझना है। ये चीज हो गया, ठीक। ये आपका 6 हो गया। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो भाई यहां पर Cl3 है, तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे एक तो ऐसे डैश डैश से दर्शा देते हैं कि ये Cl है, एक इधर डैश डैश Cl, अब उसके बाद एक इधर डैश डैश Cl, ठीक। अब देखिएगा जो वर्नर का सिद्धांत, ये तो केंद्रीय धातु परमाणु है या आयन है। अब वर्नर ने ये कहा कि कोई भी केंद्रीय मतलब उपसार संयोजन यौगिक होता है लाइक दैट, ये तो किसी भी उपसार संयोजन जो यौगिक में इन्होंने बताया कि जो धातुएं होती हैं वो 2 प्रकार की वैलेंसी को प्रेजेंट करती हैं, यानी वो 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं। किसने कहा? वर्नर ने। अब इन्होंने ये बताया कि इसमें 2 प्रकार की संयोजकताएं हैं। अब यहां पर बच्चों एक तो प्राथमिक संयोजकता होगी, दूसरी द्वितीयक संयोजकता। तो यहां पर जो Cl है, ये जो डैश डैश है, ये प्राथमिक संयोजकता को
प्रदर्शित करती है, और जो एकदम सीधी ये हाईलाइटेड है आपका, तो ये क्या होती है, द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करती है। इतना क्लियर हुआ बच्चों? बताइएगा, इतना क्लियर हुआ कि केंद्रीय धातु मतलब ये क्या बताया, उपसहसंयोजक यौगिक में वर्नर ने बताया कि उपसहसंयोजन यौगिक में धातुएं दो प्रकार की संयोजकता को प्रदर्शित करती हैं, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। तो जैसे यहां पर हमने क्या किया, इसके स्ट्रक्चर यानी इसके पूरी ये खुली हुई संरचना हो गई, इसकी मतलब ज्यामितीय संरचना। तो इसमें जो ये डैश डैश करके Cl है, ये चीज ये क्या कर रहा है, प्राथमिक संयोजकता को दर्शा रहा है, और उसके बाद जो NH3 है ये क्या कर रहा है बच्चों, द्वितीयक संयोजकता को, मतलब ये चीज द्वितीयक संयोजकता को दर्शा रहा है। अब इन्होंने ये बताया कि जो प्राथमिक संयोजकता होगी, प्राथमिक संयोजकता ये क्या होती है, ऋण आयनों के द्वारा संतुष्ट होती है। इन्होंने ये बताया कि जो ये प्राथमिक संयोजकता है, मतलब ये चीज, ये प्राथमिक संयोजकता मतलब ये समान रूप से आयनीय होती है और ऋण आयनों के द्वारा संतुष्ट होती है। और बताया कि जो दूसरी द्वितीयक संयोजकता होती है ये अनआयनीय होती है। अनआयनीय या तो ये ऋणावेश के द्वारा संतुष्ट होगी या फिर ये उदासीन होते हैं। ठीक है, ये चीज बताया। और उसके बाद बताया कि ये जो केंद्रीय धातु मतलब ये आपका उपसहसंयोजन यौगिक में इन्होंने ये बताया कि ये जो समन्वयन संख्या होगी या फिर उपसहसंयोजन संख्या जो होती है बच्चों, ये क्या है, संयोजकता के बराबर होती है। तो ये आपका पूरा वर्नर सिद्धांत हो जाता है। अब लिखेंगे कैसे, अब देखिए एकदम ये हलवा लगेगा कि उपसहसंयोजन यौगिक में धातुएं दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं। पहला तो भाई प्राथमिक संयोजकता, दूसरा द्वितीयक या द्वितीय संयोजकता। हो गया ना, यही तो बताया। आगे बच्चों जैसे कि प्राथमिक संयोजकताएं समान रूप से आयनीय होती है, ये चीज जो Cl दर्शा रहा है, तथा ये ऋणात्मक आयनों के द्वारा या ऋण आयनों के द्वारा ही संतुष्ट होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट की द्वितीयक संयोजकताएं अनआयनीय होती है, जैसा हमने बताया। ठीक है, और ये या फिर उदासीन अणु या फिर ऋण आयनों के द्वारा संतुष्ट होती हैं। अब उसके बाद जो द्वितीयक संयोजकता होती है, मतलब ये जो द्वितीयक संयोजकता होती है उपसहसंयोजन संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। इतना बात समझ में आ गया बच्चों। अगला लिखेंगे कि जो धातु से द्वितीयक संयोजकता से ये आबंधित आयन अथवा जो समूह होता है, ये विभिन्न उपसहसंयोजन संख्या के अनुरूप क्या होता है, द्वितीय स्थान से विशिष्ट रूप में ये देख रहे हैं व्यवस्थित होता है। ठीक, तो ये आपका हो जाता है वर्नर का संयोजकता आबंध सिद्धांत। क्लियर, मतलब बहुत ज्यादा रटना है नहीं, इसको बस क्या करना है, इस फिगर के माध्यम से बस समझ लेना है और कुछ भी ना है। क्लियर बच्चों, चलिए तो ये काम आपको करना है एक बार अच्छे से, बस निगाह इस पर ढंग से फेर देना है और कुछ भी ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है बच्चों की संयोजक मतलब उपसहसंयोजन यौगिकों के संदर्भ में वीबीटी को समझाइए। वीबीटी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरम, या फिर इसी को हमने क्या बताया, इसी को क्या कहते हैं, संयोजकता आबंध सिद्धांत। या करके देखिए क्वेश्चन को और भी लिख दिया है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत की व्याख्या करना है। तो जो चाहे वीबीटी आ जाए चाहे संयोजकता आबंध सिद्धांत, दोनों सेम है। वो इंग्लिश वर्ड है लेकिन कभी कभार ऐसे पूछ लेता है। अब देखिए कि इसको भी नहीं समझना है, मतलब बहुत ज्यादा आपको मतलब रटना नहीं है, बस समझना है, रटना नहीं है। अब देखिए जो संयोजकता आबंध सिद्धांत होता है, ये सिद्धांत दिया क्यों गया भाई, किस लिए ये सिद्धांत आया, मतलब इसकी जरूरत क्या थी। तो बच्चों ये उपसह संयोजन की पहली बात तो इसकी त्रिविमीय संरचना को, मतलब त्रिविमीय जो ज्यामिति है, ये जो सिद्धांत है बच्चों ध्यान देना, इसका मेन पर्पस दो चीज है। एक तो त्रिविम ज्यामिति को दर्शाने के लिए, दूसरा उसके अनुचुंबकीय गुण या लक्षण को, अनुचुंबकीय गुण या लक्षण को। ठीक, ये जो आपका संयोजकता आबंध सिद्धांत होता है बच्चों, ये एक तो मतलब त्रिविमीय ज्यामिति को समझने के लिए, दूसरा उसके अनुचुंबकीय किसके, तो ये उपसहसंयोजन यौगिक के। अब देखिए इसमें क्या होता है, मतलब बहुत ज्यादा आपको थोड़ा डिटेल्स में नहीं जाना है, बस थोड़ा अच्छे से देखना है बस, क्योंकि इतना हमने बताया ना, इतना वक्त नहीं है कि हर एक चीज को एकदम गहराई में जाकर समझाया जाए। अब देखिए इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है कि ये लाइनस पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था, लाइनस पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस सिद्धांत में क्या होता है, इन्होंने बताया कि संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में
उप सहसंयोजन संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। मतलब ये बताया कि उप सहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु, अब भाई केंद्रीय धातु परमाणु या आयन किसको कहते हैं वो तो हम पहले भी बता चुके हैं। तो इन्होंने बताया कि केंद्रीय धातु परमाणु में जो उप सहसंयोजन संख्या होती है, जैसे भी बता दिया भाई K3 FeCN6 CN6 हो गया बच्चों। तो इसमें यह बताया कि जैसे केंद्रीय धातु परमाणु में उप सहसंयोजन संख्या, तो भाई उप सहसंयोजन संख्या इसमें कितनी है? 6 है। तो उप सहसंयोजन संख्या के बराबर क्या होता है, उसमें उतने ही रिक्त स्थान यानी खाली स्थान होते हैं। ठीक है, उतने ही क्या होते हैं? रिक्त स्थान होते हैं। समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट कि बच्चों जैसे केंद्रीय धातु आयन के जो रिक्त कक्षक होते हैं ये संकरित होकर के यानी उससे संकरण करके क्या होते हैं, मतलब संकरित होकर समान संख्या में समान ऊर्जा के एक नए संकरित कक्षक का निर्माण कर देते हैं। जैसे इसको थोड़ा समझते हैं, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे बच्चों। जैसे हम मान लेते हैं कि हमने क्या किया, एक यहां पर लिख लिया उप सहसंयोजन संख्या। ठीक, पहला ले लिया कि उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या यहां पे दर्शा रहे हैं। दूसरा क्या है बच्चों, यहां पर संकरण लिख लेते हैं। और तीसरा है यहां पर ज्यामिति, ज्यामिति यानी उसकी स्ट्रक्चर को। तो जैसे अगर हम यहां पर लेंगे उप सहसंयोजन संख्या 2 ले लेते हैं तो भाई संकरण sp होगा और ज्यामिति कैसा होगा? रेखीय होगा। ठीक, रेखीय होगा। इसी तरह से अगर हम 4 ले लेते हैं तो sp3 हो जाएगा और ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपका, हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा चतुष्फलकी। ठीक, कैसा बच्चों? चतुष्फलकी, चतुष्फलकी, शायद उधर ना दिख रहा हो समझना। इसी तरह अगर 6 लेंगे तो ठीक वो आपका अष्टफलकी बन जाएगा। इस तरह से मतलब ये क्या होता है, इसमें ये बताया गया कि केंद्रीय धातु जो आयन होगा या केंद्रीय धातु परमाणु के जो रिक्त कक्षक हैं वो संकरित होकर के एक समान संख्या में समान ऊर्जा के एक नए संकरित क्या करते हैं? कक्षक का निर्माण कर देते हैं। ठीक, और तीसरी चीज केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ये क्या होते हैं? यौगिक के संकरण तथा ज्यामिति के अनुसार पुनः यह व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा आगे कि प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एक कक्षक होता है जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ठीक होता है। वो तो आपको वैसे भी पता है कि भाई जो लिगेंड होता है वो क्या करता है? एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन मतलब जो होता है भाई केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। ठीक, जैसे ये चीज है और उसके बाद यहां पर ये लिगेंड है, तो भाई इनका क्या होता है? तालमेल आपस में होता है। तो इसमें होता क्या है कि प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एक कक्षक होता है जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। और यदि संकुल यौगिक में एक या अधिक मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो वह संकुल यौगिक अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। अभी इसके पहले भी बताया कि इसके द्वारा अनुचुंबकीय लक्षण को मतलब दर्शाया जाता है। और यदि संकुल यौगिक में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो वह संकुल जो होगा प्रतिचुंबकीय लक्षण को क्या करेगा? दर्शाता है। ठीक, तो ये आपका संयोजकता आबंध सिद्धांत जिसको बोलते हैं VBT कहा जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखना, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। और एक इसमें CFT भी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों की निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखिए जैसे पेपर आ रहा है अब की बार उसको देखते हुए ये भी जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, क्योंकि भाई बहुत सारे टॉपिक हटे भी हैं, चैप्टर भी पूरा हटा है। तो इसमें क्या है कि जो आपके पिछले 1-2 साल पिछले आए हैं वही उठा रहा है ज्यादा। ठीक, जो 2 से 3 साल पहले आया था, जिसे निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहला है कार्बन टेट्राक्लोराइड या इसी को पायरीन के नाम से भी जाना जाता है। पायरीन अगर आ गया भाई, पायरीन पर टिप्पणी लिखना है तो ये भी याद रखना। ठीक, अब देखिए बच्चों ये कार्बन टेट्राक्लोराइड भाई फार्मूला कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ठीक, हो यही तो होता ना कि मोनो डाई ट्राई टेट्रा, 4 पे है टेट्रा, 5 पे पेंटा हो जाता, तो CCl4। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड होता क्या है इस पर बस टिप्पणी लिखना है। तो यह एक अज्वलनशील और जहरीला यौगिक होता है। ये जल में बच्चों अविलेय होता है, परंतु कार्बनिक जो क्या होते हैं विलायक होते हैं उनमें ये विलेय यानी घुलनशील है। और इसका उपयोग सबसे ज्यादा ऐसे पूछेगा बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब क्या इसका पूछेगा कि उपयोग
कार्बन टेट्राक्लोराइड पर टिप्पणी लिखना है और इसके उपयोग लिखना है। तो इसका उपयोग कहां, प्रशीतक बनाने। प्रशीतक का मतलब जैसे भाई जो ठंडक प्रदान करने वाले होते हैं ना, उसी को प्रशीतक कहा जाता है। प्रशीतक बनाने में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, औषधि उत्पादन में तथा सामान्य विलायक की भांति इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेयान। तो भाई इसका फार्मूला होता है CF2Cl2, ठीक। डाईफ्लोरोकार्बन, डाई मतलब मेथेन, कार्बन कह रहे हैं, डाईफ्लोरोमेथेन इसका नाम होता है। C मतलब F2Cl2। अब देखिए फ्रेयान क्या होता है, इसको पहले भी बता चुके हैं बच्चों। इसमें फ्रेयान हो गया, ये डाई कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, और उसके बाद इसमें आयोडोफार्म हो गया, क्लोरोफार्म हो गया, और एक है DDT। ये आपके हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट है, और अब की बार इसमें मतलब ये नया ऐड हुआ है। इसके पहले ये पूरा कटा था, थे एक दो टॉपिक, लेकिन और टॉपिक DDT वगैरह हट गया था। लेकिन अब की बार फिर से है। DDT को भी एक बार अच्छे से देख लेना, आयोडोफार्म को देख लेना, ठीक है ना। इतना बोल रहे हैं, जरूर देख लेना बच्चों उसको, ठीक। DDT ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना, नहीं तो इसके भी धोखा हो जाएगा। और वन शॉट वाला एक बार फटाक से देख लेना, उसमें करवाया है, अगर आपको वीडियो कहीं नहीं मिलेगी तब, ठीक। अब देखिए फ्रेयान होता क्या है। तो भाई हमने बताया कि फ्रेयान, अगर इसमें देखें बच्चों मेथेन और एथेन, तो ये मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न, भाई Cl क्लोरो है, F है तो फ्लोरो है, तो क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को क्या कहते हैं, फ्रेयान कहते हैं। और यह एक निरावेशी, असंक्षारक और तथा आसानी से द्रवित होने वाली क्या है, गैस है। और फ्रेयान 12 की बात करें बच्चों, तो जो फ्रेयान 12 है, इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर वातानुकूलक बोले तो AC, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, AC, ठीक। AC में इस प्रयोग किया जाता है, किसके रूप में, प्रशीतक, यानी जो ठंडक होती है, तो उसमें के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तथा ये एरोसाल व प्रणोदक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना बच्चों, कौन कौन हमने बताया, DDT हो गया, आयोडोफार्म हो गया, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा ना, उसको भी एक बार आगे पर केवल इनका मतलब ये क्या है और इनका उपयोग देख लेना, बस ये हो गया। क्लोरोफार्म भी देख सकता है शॉर्ट में, क्लोरोफार्म, या फिर पूछेगा रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, ये चीज। और बाकी ये तो फ्रेयान और ये CCl4 तो है ही, ठीक है। तो ये सबके सब टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं भाई। अगला देखिए कि ल्यूकास परीक्षण क्या है, ठीक। ल्यूकोस परीक्षण या ल्यूकास परीक्षण बोलेगा, तो ल्यूकास परीक्षण होता है क्या बच्चों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जिंक क्लोराइड तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक, जिंक क्लोराइड ZnCl2 और सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 1:1 यानी 1:1 के अनुपात के मिश्रण को ही क्या कहते हैं, ल्यूकोस अभिकर्मक कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, ल्यूकोस अभिकर्मक या ल्यूकोस परीक्षण ऐसे पूछेगा क्या होता है, इसका परीक्षण मतलब किसके लिए किया जाता है, या इसके द्वारा किसका परीक्षण होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो बच्चों इसके द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल का परीक्षण क्या है, किया जाता है, ठीक। और यह परीक्षण एल्कोहल की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। मतलब इसमें क्या होता है, एल्कोहल की क्रियाशीलता का पता चलता है, और इसी के द्वारा पता लगा लेते हैं कि वो कौन सा एल्कोहल है, ये प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि तृतीयक है। जैसे इसमें करते क्या है, कोई एल्कोहल जैसे ROH एल्कोहल होता है, और साथ में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर करते क्या है बच्चों, इसमें ZnCl2 इसकी उपस्थिति में, भाई जब एल्कोहल की HCl के साथ जब क्रिया कराते हैं, बनेगा क्या भाई R, भाई R पे क्या है, एल्किल ग्रुप है ये, इस पर भाई धन आवेश होता है, मतलब इस पर समझिए ये धनात्मक प्रकृति का होता है, Cl ऋणात्मक, तो R वाला किसके साथ, Cl के साथ जुड़ेगा, और साथ ही साथ यहां पर ये जो होगा H2O, ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन आयन और यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे तो जल बन जाएगा, तो ये बन जाता है RCl एल्किल क्लोराइड। इसी के द्वारा पता लगा लेते हैं कि मतलब जो एल्कोहल है वो कौन सा एल्कोहल है, लेकिन उसके लिए कुछ विधियां होती हैं। अब उसके लिए भाई विधि क्या है, तरीका क्या है। पहली चीज बच्चों कि एल्कोहल के यदि 3-4 ml विलेन में, एल्कोहल के 3-4 ml विलेन में 2 से 3 ml ल्यूकोस अभिकर्मक मिलाते हैं,
करते क्या है कि अल्कोहल में ये जो इसका मिक्सचर होता है उसमें मिला दिया जाता है ना। ये पूरा देख रहे हैं कि अल्कोहल में देखिए ये मिलाया जा रहा है, ठीक, इसकी भी उपस्थिति है, ये भी है। तो अल्कोहल में सबसे पहले क्या अगर 2 से 3 ml ग्लूकोज अभिकर्मक मिला देते हैं, तो मिलाने पर कोई भी अगर अभिक्रिया नहीं होती है, यानी कोई वो रिएक्ट नहीं करता है, तो ऐसा माना जाता है वो कौन सा अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल है। मतलब कोई अभिक्रिया नहीं होती है तो वो माना जाता है प्राथमिक अल्कोहल। दूसरा कि यदि क्या होता है कि 5 से 10 मिनट में अभिक्रिया होती है, मतलब 5 से 10 मिनट लग जाते हैं रिएक्ट करने में, ये चीज बनने में, तब पता चल जाता है कि वो कौन सा है, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल है, बोले तो द्वितीयक अल्कोहल है। क्लियर। अब उसके बाद बच्चों क्या होता है कि यदि तुरंत ही अभिक्रिया हो, यानी तुरंत रिएक्ट कर दे, सेकेंडों में ये अभिक्रिया हो जाती है, तुरंत रिएक्ट कर दे, देन ऐसा मानते हैं कि वो जो अल्कोहल होगा वो तृतीयक अल्कोहल होगा। रटना नहीं है रसगुल्लों। अब इसमें देखिए हमने बोला ना परीक्षण में आपके कई परीक्षण है बच्चों, इसमें आपका मॉलिस परीक्षण भी होगा, इसके पहले भी बता चुके हैं भाई, मॉलिस परीक्षण भी परीक्षण में है, फेहलिंग विलेन है, फेहलिंग विलेन है आपका, ठीक। अब एक किण्वन भी आता है, किण्वन भी इसी में होता है। किण्वन क्या है, इसके लिए क्या क्या मतलब परिस्थितियां होनी चाहिए, तो सबको बच्चों जो इसके पहले वीडियो आई थी उसमें देखिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक बार अच्छे से देख लेना, कहीं आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज हो जाता है। इस तरह से बच्चों प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल को हम क्या करते हैं, पहचान लेते हैं। आई बात समझ बच्चों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए और आरएनए में अंतर लिखना है। अब देखिए बच्चों भी जो नए स्टूडेंट हैं, नए का मतलब एकदम नए वाले ऐसे नहीं, नए का मतलब ये है कि जो मैथ वाले हैं, क्योंकि बायोलॉजी वाले को तो भाई ये पता है और वो छाप देंगे, क्योंकि इसमें एक चीज और आता है बच्चों, एक इसमें डीएनए आरएनए भी आता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें मतलब ये डीएनए आरएनए भी पूछा जाता है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना भी पूछा जाता है, तो भाई वो तो जो स्टूडेंट बायोलॉजी वाले हैं वो तो छाप देंगे, वो तो क्या करेंगे, छाप देंगे। न्यूक्लिक एसिड भी पूछा जाता है। इसके अलावा प्रोटीन का देखिए हमने जैसे बताया कि विकृतीकरण पूछा जाता है, और इसके अलावा ये अंतर तो है ही, और इसमें पूछा जाता है एक चीज, उसको क्या बोलते हैं भाई, दिमाग में नहीं आ रहा है, यहां पर एक चीज और आता है, हाँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी आता है। तो बायोलॉजी वालों को तो पता है, अब मैथ वालों के लिए थोड़ा जरूरी है समझना, ठीक है। तो यहां पर डीएनए और आरएनए में कोई 4 अंतर आपको लिखना है, ये भी 4 नंबर, और पिछली बार भी पूछा गया था, 2023 में भी आया था बच्चों, उसके पहले भी आया था। तो 4 अंतर, तो भाई पहला अगर हम अंतर देखें तो इसमें होता क्या है, डीएनए में इसमें लाखों न्यूक्लियोटाइड होते हैं, लाखों न्यूक्लियोटाइड होते हैं, लाखों न्यूक्लियोटाइड होते हैं, लाखों न्यूक्लियोटाइड। इसमें होता क्या है बच्चों कि इसमें हजारों न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसमें हजारों में संख्या में हजारों न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसमें हजारों न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें इसमें दूसरी चीज, तो इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है, द्विकुंडलित होती है। इसकी संरचना कैसी होती है, द्विकुंडलित होती है, मतलब डीएनए ऐसे बनता है ना, इस तरह से इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है। बट इसकी क्या होती है बच्चों, इसकी संरचना एकल सूत्री होती है, इसकी संरचना एक सूत्री होती है, एक सूत्री होती है, यानी एकल कुंडलित, ठीक है। अब उसके बाद तीसरी चीज हम बात करें बच्चों, तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। तो वहीं पर इसमें क्या होता है बच्चों, तो इसमें राइबोज शर्करा होती है, इसमें राइबोज शर्करा होती है, राइबोज शर्करा होती है, क्लियर। तो इसमें राइबोज शर्करा होती है, ठीक है, किसमें, आरएनए में। और डीएनए में अगली चीज देखिए बच्चों, तो इसमें थायमीन क्षार होता है, कौन सा, इसमें थायमीन क्षार होता है, थायमीन क्षार होता है बच्चों। इसमें थायमीन की जगह पर क्या होता है, चौथा है ना,
इसमें यूरेसिल क्षार होता है। कौन सा? यूरेसिल, यूरेसिल क्षार होता है। ठीक, इसमें यूरेसिल क्षार होता है। तो 4 बोला था, 4 ही लिखते हैं, बाकी बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। इसके अलावा भी इसमें बहुत ज्यादा अंतर है, लेकिन 4 यहां पर देखना है, इससे ज्यादा वैसे भी नहीं देखना है। इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, इसमें 1 ही होती है। इसमें ये प्रमुख, मतलब जो अधिकांश जीवों में प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ होता है। और ये क्या होता है? तो भाई ये कुछ विषाणुओं में ही प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ होता है। मतलब ऐसे ऐसे करके बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, और भी अंतर है, लेकिन उतना ज्यादा अपने को गहराई में नहीं जाना है। ठीक, तो ये कुछ और भी टॉपिक है जिनको अच्छे से देख करके जाना है। आपका पेपर बढ़िया हो भाई, ये दिल से हमारी दुआ है। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, कल फिर से एक वीडियो के साथ मिलेंगे, आपको एक प्यारा सा संदेश देते हुए। उसके पहले भी आप वीडियो आ सकती है। ठीक, टेंशन नहीं लेना है, बस जमकर फोड़ना है बच्चों।